हमारे गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो उसकी शादी के 2 दिन पहले उसे मेरे पिताजी से सिर में मसाज करवा के जाना होता था। जो लड़की मसाज करवा लेती उसके बाद उसका वैवाहिक जीवन सबसे सुखद होता था। मेरे पिताजी लड़की की मसाज घर के बंद और अंधेरे कमरे में करते थे, जहां कोई भी नहीं जा सकता था। एक दिन मैंने छुपकर देखा कि वो मसाज कैसे करते हैं, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा नाम नीतू है। मैं अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी। मैं और मेरे मम्मी-पापा के साथ मेरे दादाजी भी हमारे साथ ही रहते थे। दरअसल मेरी दादी जी का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। उसके बाद से दादाजी हमारे साथ ही रहते थे। वैसे मेरे दादाजी ज़्यादा बुजुर्ग नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे शरीर का अच्छी तरह से ख्याल रखा था। और वैसे भी मेरे पिताजी की छोटी सी उम्र में शादी हो गई और उनकी छोटी सी उम्र में ही मैं पैदा हो गई, जिसकी वजह से उनकी उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मेरे दादाजी के पास बहुत धन था। उनके बड़े-बड़े कारोबार के साथ-साथ बहुत ही बड़ी-बड़ी दुकानें भी चलती थी, जिसकी वजह से हमारे घर में धन की कभी भी कोई कमी नहीं हुई। हमारी पूरी हवेली इतनी बड़ी थी कि पूरा गांव उसमें समा जाए। लेकिन ये हवेली मेरे दादाजी ने अपनी कमाई से खड़ी की थी और उसके बाद मेरे पिताजी भी इसी काम में लग गए और बड़े-बड़े कारोबार को संभालने लगे। हमारे घर में नौकरों की भी कोई कमी नहीं थी। मेरी माँ और मुझे कभी भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारा काम नौकर कर देते थे और हमें बैठे-बिठाए ही सब कुछ हमारे कमरे में ही मिल जाता था। मेरी एक सबसे बड़ी स्कूल में पढ़ाई-लिखाई करवाई गई, जिसमें मेरी फीस भी बहुत ज़्यादा थी। पूरे गांव में मेरे दादाजी का पूरा रौब था और सब लोग मेरे दादाजी की इज्जत करते थे। दरअसल हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था। छोटे से गांव में ही हम लोगों की हवेली थी और इस गांव के लोग ज़्यादा अमीर भी नहीं थे। लेकिन हमारा जो भी कारोबार और धंधा चलता था, वो शहर में ही चलता था। इस वजह से मेरे पिताजी का आना-जाना शहर में लगा रहता था। तभी एक रोज़ मेरे पिताजी शाम को आने के बाद कहने लगे कि हम लोगों को अक्सर शहर में रहना पड़ता है। अगर छोटे-बड़े काम के लिए हम लोगों को शहर जाना पड़ता है और हमारा पूरा कारोबार ही शहर में है। इसलिए क्यों ना हम लोग एक बड़ा-सा मकान शहर में ही बना लें और वहीं पर रहने लग जाएं। लेकिन मेरे दादाजी ने साफ मना कर दिया और कहा कि हम शहर में नहीं जाएंगे, हमारी पुश्तैनी हवेली है और मैंने अपने खून पसीने की कमाई से इस हवेली को खड़ा किया है। मैं किसी भी तरह इस हवेली से दूर नहीं जाऊंगा। तभी मेरे पिताजी को मेरे दादाजी की बात माननी पड़ी और मेरे दादाजी जो कुछ भी बोलते थे, मेरे पिताजी बिना कोई आवाज़ उठाए उनकी हर बात मान लेते थे। जब मैं बचपन में छोटी थी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन अब मेरी उम्र पूरी 14 साल हो चुकी थी। अब मैं सब कुछ समझती थी और जब मुझे ये सब चीज़ों की समझ हो लगी, तो मुझे हमारे घर में एक बात बहुत अजीब लगती थी। दरअसल हमारे गांव में एक रिवाज था कि जब भी किसी लड़की की शादी होती, तो उसकी शादी के 2 दिन पहले उसे हमारे घर पर छोड़ दिया जाता और मेरे पिताजी उसे एक बंद कमरे में ले जाकर उसकी मसाज करते, जिसकी वजह से उसके पूरे जीवन में खुशहाली आती और उसका वैवाहिक जीवन सुखी से चलता। कोई भी लड़की अगर मेरे पिताजी से मसाज नहीं करवाती, तो उसका जीवन अच्छा नहीं रहता था और उसके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई अड़चन आती ही रहती थी। इसी डर से पूरे गांव के लोगों के मन में ये डर था। इसलिए शादी के 2 दिन पहले लड़की के घर वाले खुद अपनी लड़की को हमारे घर छोड़ आते और मेरे पिताजी के हवाले कर देते। मेरे पिताजी उसे एक बंद कमरे में लेकर चले जाते और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते। उस कमरे के अंदर वो लड़की की मसाज करते और काफ़ी घंटों के बाद उस कमरे से बाहर निकलते थे, तो उस लड़की का चेहरा भी उतरा हुआ होता था। बड़ी ही मायूसी के साथ वो बाहर आती और थोड़ी ही देर बाद जब पिताजी बाहर आते, तो उनके चेहरे पर भी थकान सी होती थी और पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था कि आखिर मेरे पिताजी में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी मसाज करने से उस लड़की का वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है, और ये कैसा अंधविश्वास है जो पूरे गांव में फैला हुआ है। मुझे अपने पिताजी पर विश्वास था, लेकिन जिस तरह की हरकतें होती थी
उसके बाद तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। और अगर मसाज करने से इतना ही अच्छा खुशहाल जीवन होता है, तो वो लड़की इतनी मायूसी के साथ उस कमरे से बाहर क्यों आती होगी? और ये बात मेरे दादाजी और मेरी माँ को भी पता थी। इसलिए तो वो मुझे कभी भी, जब वो लड़की अंदर मसाज के लिए गई हुई होती थी, तो मुझे घर के अंदर नहीं जाने देते थे। हम लोगों के पास इतना धन दौलत था कि किसी भी तरह की कमी नहीं थी। बहुत ज्यादा नौकर भी थे। लेकिन मेरे पिताजी को ये मसाज का काम करते देख मुझे थोड़ा दुख होता कि इतने पैसों का मालिक इस कदर मसाज करता है। जब मैं ज्यादा कुछ जानती नहीं थी, तो मैं इस काम को भला ही समझती थी। लेकिन मेरे पिताजी तो किसी का भला करते हैं, भला इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन जब मैंने उस रात उस लड़की के चेहरे पर वो मायूसी देखी, जब वह मसाज करवाकर उस कमरे से बाहर आई थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। अब तो मेरे मन में अजीबोगरीब सवाल आने लगे कि आखिर ऐसा भी क्या मसाज करते हैं कि उस लड़की का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है, और फिर मेरे पिताजी का चेहरा भी तो मायूसी से भरा होता है। तभी एक रोज मैंने सोचा कि उस कमरे में बनी खिड़की से मैं सब कुछ देख लूंगी। शायद मुझे उसके बाद पता चल जाए कि ऐसा भी क्या मसाज करते हैं। तभी ये सोचकर एक दिन मैंने देखा कि हमारे गांव के ही कुछ दूरी पर किसी घर में एक लड़की की शादी तय कर दी गई, और उसकी शादी में अब सिर्फ 5 ही दिन बचे थे। जब उस लड़की की शादी में 2 दिन बचे, तो उसके पिताजी हमारे घर पर छोड़ गए और कहा कि आज रात इसकी मसाज कर देना, ताकि इसका आने वाला जीवन सुधर जाए और इसे अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की अड़चन ना हो, और हमेशा ये अपने जीवन को खुशहाली से जिए। तभी मेरे पिताजी उसे हंसते हुए अंदर ले गए और पानी वगैरह पिलाते हुए कहा कि आप कमरे के अंदर चलो, मैं आता हूँ। उस लड़की को कमरे के अंदर ले जाकर मेरे पिताजी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अब मैं इसी ताक में बैठी थी कि कब वो लोग अंदर जाएं और मैं खिड़की से सारा माजरा देख लूं। तभी मैं खिड़की के पास जाकर देखने लगी। इतने में मुझे पीछे से आवाज आई और देखा कि वहां पर मेरी माँ खड़ी थी। मेरी माँ ने आज तक मेरे साथ इतनी बदतमीजी से और ऊंची आवाज से बात नहीं की थी। उन्होंने हमेशा मेरी गलती को नजरअंदाज किया और मेरी सारी बातों को मानती थी। उन्होंने कभी भी मुझे एक पल के लिए भी डांट फटकार नहीं लगाई थी। लेकिन शायद आज उन्होंने मुझे इस कदर डांट दिया जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। मैं उस खिड़की से कुछ देख भी नहीं पाई। उससे पहले ही माँ के चिल्लाने से मैं घबरा गई और अचानक से पीछे आ गई। मेरी माँ ने मुझे बड़ी ही सख्ती से कहा कि आज के बाद ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारे पिताजी से बोलकर तुम्हें हॉस्टल में भिजवा दूंगी। दरअसल मुझे हॉस्टल से बहुत डर लगता था, क्योंकि मेरे मन में था कि वहां पर ना तो अच्छा खाना मिलता है और ना ही मेरा मन लगेगा। इसलिए मैं घर से दूर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ ने आज वो बात कह दी, उससे तो मेरे मन में और ज्यादा डर बैठ गया और मैं हॉस्टल ना जाने के डर से माँ से हाथ जोड़कर बोली कि मैं आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी। आप पिताजी से कुछ मत कहना। तभी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि ये सब तुम्हारे पिताजी को पसंद नहीं है कि जब वो किसी लड़की की मसाज कर रहे हों तो कोई भी उन्हें देखे। उन्होंने ये अधिकार मुझे भी नहीं दिया, तो फिर वो तुम्हें किस हक से देखने देंगे? तुम अपने काम से काम रखा करो। तभी मैंने माँ को कह दिया, आज के बाद नहीं देखूंगी। ये कहकर मैं कमरे के अंदर चली गई। लेकिन मेरे मन में सिर्फ यही बात चल रही थी कि माँ ने आज तक मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने ऐसा व्यवहार कर दिया। आखिर ऐसा भी क्या है? अब मैं ये मान लेती हूँ कि मसाज करते होंगे, लेकिन ऐसी भी क्या मसाज करते हैं कि कोई भी उनके कमरे के आसपास भी नहीं भटक सकता। अगर उनके मसाज में इतनी ही सच्चाई है, तो वो इस कदर पाबंदियां क्यों लगाते हैं? अब तो मेरे मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। मैं चाहकर भी अपने सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी। मुझे तो बस पूरा दिन यही लगता रहता था कि किसी भी तरह मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि जब इस लड़की की शादी में हम लोग जाएंगे, तो क्यों ना मैं इस लड़की से ही पूछ लूं कि आखिर होता क्या है। तभी 2 दिन बाद जब मैं उस लड़की की शादी में थी, तो हम लोगों को न्योता दिया गया और हम लोग सभी उनके घर गए।
जैसे ही मैंने उस लड़की को उसके कमरे में अकेले पाया, मैंने जाकर कहा, दीदी, मेरे पिताजी आपको कैसी मसाज करते हैं जिससे आपका चेहरा इतनी मायूसी भरा होता है। तभी उस लड़की ने अपना मुंह फेर लिया और मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने काफी देर तक उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताना तो दूर, मेरे सामने जरा भी अपनी जुबान नहीं खोली। फिर मैं मायूस होकर कमरे से बाहर आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपने सवालों के जवाब किससे लूं। अब तो मुझे शक होने लगा था कि जरूर मेरे पिताजी उन लड़कियों के साथ कुछ गलत करते होंगे, वरना लड़कियां इतनी मायूसी से उस कमरे से बाहर नहीं आती और इस कदर उनका चेहरा भी नहीं उतरा हुआ होता। लेकिन मैं किससे पूछ सकती थी, क्योंकि उस दिन जब मैंने देखने की कोशिश की तो माँ ने मुझे मना कर दिया था और मैं देख भी नहीं सकती थी, और पिताजी से पूछना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जैसे तैसे मैं थोड़ी बड़ी होने लगी और पिताजी के ये हरकतें देखती गई तो उनके प्रति मेरे मन में नफरत जागने लगी। मेरे मन में सिर्फ यही होता था कि मेरे पिताजी मसाज के नाम पर लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं। उन्हें लड़कियों पर जरा भी दया नहीं आती। अब मेरे मन में पूरी तरह से मेरे पिताजी को लेकर नफरत भर गई थी। मैं ये भी नहीं स्वीकारना चाहती थी कि वो मेरे पिताजी हैं। जिस तरह मैं उनके साथ बचपन में रहती थी, अपनी सारी बातें उनके साथ शेयर करती थी, लेकिन अब तो मैं उनके साथ बोलना भी पसंद नहीं करती थी। जब भी पिताजी मेरे साथ बात करने की कोशिश करते तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे दूर हो जाती, क्योंकि मुझे उनमें से घिन आती थी कि वो लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। इस गांव को अंधविश्वास ने पूरी तरह से जकड़ रखा था कि पिताजी के हाथों में ऐसा जादू है कि जब लड़कियों की मसाज करते हैं तो वो लड़की वैवाहिक जीवन में सफल हो जाती है, और इसी लालच में आकर वो लोग अपनी लड़कियों को मेरे पिताजी के यहाँ छोड़ जाते हैं। और मेरे पिताजी इन सब का फायदा उठाकर उन लड़कियों के साथ न जाने क्या क्या करते हैं, और वे लड़कियां चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पाती। लेकिन मैं सब कुछ जानने के लिए इतनी उतावली हो रही थी कि मुझे तो अब एक तरह से जुनून ही हो गया था। अब मुझे जानना ही था कि आखिर उन लड़कियों के साथ क्या होता है। तभी एक रोज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस कमरे में ही छुप कर बैठ जाऊं और सारा राज जान लूं। तभी मैंने सोचा कि यही सब करना पड़ेगा। फिर मुझे मेरी माँ का और पिताजी का डर मेरे मन में आ गया कि उन लोगों ने गुस्से में आकर मुझे हॉस्टल भेज दिया तो फिर मैं क्या करूंगी। लेकिन फिर मुझे मन में ख्याल आया कि अब चाहे जो हो जाए, वो मेरे साथ जो मर्जी करें, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे ये राज जानना ही पड़ेगा। अगर मैं ये सब नहीं जान पाई तो न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां खराब हो जाएंगी। यही सब सोचकर मैं सब कुछ जानने के लिए प्लान बनाने लगी कि अब उस गांव में किसी भी लड़की की शादी होगी तो उसे हमारे घर मसाज के लिए ज़रूर भेजा जाएगा, और उसे मसाज के लिए भेजा जाएगा इससे पहले ही मैं उस कमरे में छुप कर बैठ जाऊंगी, और उसके बाद जो उस कमरे में होगा वो सारा कुछ अपनी आंखों से देख लूंगी और अपने पिताजी का काला चिट्टा सबके सामने खोल दूंगी। वही मन में अपनी माँ के बारे में भी सोच रही थी कि मेरी माँ मेरे पिताजी पर कितना विश्वास करती है। वो तो पिताजी की मसाज में किसी भी तरह की अड़चन ना आए इसलिए मुझे भी डांट सकती है, और कितना ख्याल रखती है कि कोई भी उनके कमरे के आसपास ना जाए। बेचारी मेरी माँ को क्या पता कि मेरे पिताजी मसाज की आड़ में क्या क्या करते हैं। जिस तरह वो उनके कमरे के आसपास किसी को ना आने देने के लिए रखवाली करती रहती है, उन्हें क्या पता कि वो एक पाप ही कर रही है। मैं बार बार उन लड़कियों के घर वालों के बारे में भी सोच रही थी कि यूं इस कदर लड़कियों को हमारे घर पे मसाज के लिए भेज देना, क्या उन्हें जरा भी अकल नहीं है कि किसी की मसाज से क्या जीवन सुधरेगा। जब किस्मत अच्छी हो और बच्चों में संस्कार दिए गए हों तो किसी भी मसाज के आगे रिश्ता मोहताज नहीं होता। लेकिन खैर, मैं उन लोगों को तो नहीं समझा सकती थी। लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं सारी बात का पता तो लगा लूं कि आखिर उस कमरे में होता क्या है। यही सोचकर मैं सो गई और सोचा कि अब की बार तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा, मुझे नहीं पता था कि जब मैं सवेरे उठी तो मुझे पता चला कि हमारे गांव में एक और शादी है।
और एक लड़की का रिश्ता पक्का करके उसकी शादी भी रख दी गई है और उसकी शादी में ज्यादा दिन नहीं, बस 10 दिन ही बचे हैं। तब तो मैं जल्दी जल्दी इंतजार करने लगी कि कब उसकी शादी नजदीक आए और उस लड़की को मसाज के लिए हमारे घर पर भेजा जाए, ताकि मैं अपने पिताजी का काला चिट्ठा खोलकर उनके सारे काले कारनामों को सबके सामने लाकर उन्हें सजा दिलवा पाऊं। और मैंने मन में पिताजी के लिए जो इतनी नफरत भर रखी थी, उसे भी किसी भी तरह से निकालूं। खैर, इसी खुशी में मैं इंतजार करने लगी कि कब वो लड़की मसाज के लिए घर पर आती है, कब मैं सब कुछ पता लगाऊं। तभी जल्दी से दिन निकल गए और उस लड़की के पिताजी हमारे घर पर मसाज के लिए छोड़कर चले गए। अब तो मुझे सब कुछ पता लगाना ही था, इसलिए मैंने पहले से ही प्लान बना लिया था और अपनी माँ को बोल दिया कि आज मेरा सर दर्द है, इसलिए मैं जल्दी सोना चाहती हूँ। मेरी माँ को लगा कि सच में मेरी तबीयत खराब है। उन्होंने मुझे टैबलेट और दूध दे दिया। मैंने टैबलेट को अपनी पॉकेट में डाल लिया और दूध पीने के बाद सीधा अपने कमरे में गई और अपने बिस्तर के ऊपर तकिया लगाकर उसके ऊपर चादर लगा दी, ताकि सभी को लगे कि मैं सो रही हूँ, और मौका पाकर चली गई। पिताजी उस लड़की को उस कमरे में लेकर जाते, मैं उससे पहले ही उस कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई। उस कमरे को पूरी तरह से अच्छे से सजाया हुआ था। तभी मेरी नज़र पीछे के दरवाजे पर पड़ी। मुझे आज से पहले कभी भी पता नहीं था कि इस कमरे के अंदर पीछे का दरवाज़ा भी है। लेकिन खैर, अब तो मुझे वो मसाज वाला सब कुछ देखना ही था। लेकिन मैं वहां पर धैर्य बनाकर बैठी रही। थोड़ी देर बाद मेरे पिताजी उस लड़की को लेकर कमरे के अंदर आ गए। मेरे पिताजी उस लड़की को लेकर कमरे के अंदर आने के बाद पिताजी ने पीछे का दरवाजा खोल दिया। पीछे का दरवाजा खोलते ही मैंने जो देखा, उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि मेरे दादाजी उस दरवाजे के अंदर आते हैं और उस लड़की को पकड़कर पीछे के दरवाजे की तरफ लेकर जाते हैं। मुझसे अब रहा नहीं गया। मैं झट से उस कमरे के बाहर निकल गई। अचानक मुझे देखकर वो दोनों घबरा गए और पिताजी भी गुस्से भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। अभी मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और तभी मेरी माँ भी कमरे में आ गई। तभी मेरी माँ से मैंने बोला कि आपको पता है कि ये लोग अंदर क्या करते हैं? तभी मेरी माँ ने मुझे चुप करवाते हुए कहा कि हमें सब कुछ पता है कि इस कमरे के अंदर क्या होता है। तभी मैंने कहा कि मैं पूरे गांव वालों को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी। अगर आप लोगों ने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो तभी मेरे पिताजी वहीं पर नजरें झुकाए खड़े हुए थे और उनकी आंखों से टप टप करके आंसू बह रहे थे। जो लड़की मसाज के लिए आई थी, वो मेरे दादाजी से हाथ छुड़वाकर दूर खड़ी हो गई और पीछे के दरवाजे से भाग गई और सारे गांव वालों को इकट्ठा करके ले आई। अब मेरे दादाजी अपने घुटने टेककर वहीं पर बैठ गए और आंखों में आंसू लेते हुए कहने लगे, मुझे माफ कर दो। उसके आगे मेरे दादाजी कुछ न बोल पाए, लेकिन किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी मेरे पिताजी कहने लगे कि दरअसल मैं कोई मसाज नहीं करता हूँ। मेरे पिताजी को हमेशा से ही आदत है कि किसी भी लड़की की शादी से पहले उसके साथ संबंध बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि पूरे गांव में यही सनसनी फैला दो कि शादी से पहले जो भी मुझसे मसाज करवाएगी, उसके जीवन में सुधार आ जाएगा। और फिर ये जबरदस्ती मुझसे ये काम करवाते थे। मैं चाह कर भी इस काम को नहीं करना चाहता था, लेकिन पिताजी ने मुझे इस तरह डरा धमका रखा था कि मैं मजबूर था। और लड़की जब मसाज के लिए यहाँ अंदर आ जाती तो पिताजी उसे पकड़कर पीछे के दरवाजे से हमारे गार्डन में ले जाते और उसके साथ संबंध बनाते और उसे डरा धमका देते कि ये किसी को भी बताया तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। और जिस लड़की का रिश्ता जहाँ पर तय होता, उसे मेरे पिताजी खूब सारा पैसा दे देते ताकि वो आने वाले समय में उस लड़की को खुश रखे। तभी सब गांव वालों को लगता था कि मसाज करने के बाद ही वो इतनी खुश रहती है, बल्कि वो तो इतने सारे पैसे देकर उसे खुश रखता था और शादी से पहले हर लड़की के साथ संबंध बनाकर खुद को संतुष्ट कर लेते थे। ये सब जानकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं तो अपने पिताजी से नफरत कर रही थी, लेकिन वो खुद ही मजबूर थे। मेरे दादाजी ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हैं? अब तो मुझे उन पर शर्म आ रही थी। तभी मैं कुछ न बोली और सीधा अपने कमरे में आकर रोने लगी।
अब मैं मेरे मन में सोचने लगी कि लड़कियों को बाहर उनकी सुरक्षा के लिए बोला जाता है, लेकिन जब घर में ही हैवान पैदा हो जाते हैं तो लड़कियों को बाहर की सुरक्षा की क्या जरूरत। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।